अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं कि दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में मुख्य तौर पे मैंने तुम्हें इसका फिगर बना के तुम्हें बता दिया था बच्चे, और अगर तुम भूल गए हो तो एक बार फिर से देखो। यहाँ पे फिगर, इसका फिगर दिख रहा है बच्चे तुम लोग को? ये रहा दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार में समझो कि यहाँ पे पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट बोलेंगे, और यहाँ पूर्वी घाट पूर्वी तट, और नीचे हिंद महासागर है। और यहाँ पे ये महाराष्ट्र के हिस्सा से लेकर मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा कुछ टच करते हुए, छत्तीसगढ़ के हिस्सा को टच करते हुए, आंध्र प्रदेश के हिस्से को टच करते हुए तमिलनाडु तक आता है। केरल के पूर्वी हिस्सा के पास में से गुजरते हुए ये कर्नाटक में जाएगा, महाराष्ट्र में चला जाएगा। इतना हिस्सा दक्कन के पठार के नाम से हमारा जानते हैं। तो दक्कन के पठार में इतना जब हम जान लेते हैं तो इसको अब इसका एक्सप्लेनेशन नोट से हम पढ़ रहे हैं बच्चों कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बैसाल्ट लावा से हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है, दक्कन के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। और किससे हुआ है? बैसाल्ट लावा से हुआ है। लावा क्या है? लावा मैंने तुम्हें बताया भी है पहले, बताया क्या, दिखाया भी है बच्चे। तो इस तरीके से जो विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है, यहाँ की लावा या मिट्टी, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इस चीज़ को फिर से थोड़ा सा देख लोगे तुम लोग, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में फिर से बता रहा हूँ। ये लावा है, दिखाई दिया बच्चे लावा तुम लोग को? और ये लावा है, ये लावा दिखाई दिया? ये लावा कैसा है? रेड कलर का है, ये लाल है, ठीक है ना। ये ज्वालामुखी का लावा है बच्चे, जो मंगाया हो तुम लोगों को पढ़ाने के लिए ही। और इस तरीके से अब तुम लोग अपने जिस दक्षिण भारत की बात हम करेंगे, वहाँ से ज्वालामुखी से जो लावा निकला है वो काला काला, मैंने समझो कि वहाँ की काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। दूसरा इसी को पलट के पूछता है कि काली मिट्टी की सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? कपास है। चूँकि कपास पूरे भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी में। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है बोलो? महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में, कर्नाटक के आसपास क्षेत्रों में। यही वजह है कि वहाँ पे समझो कि कपास सबसे अधिक होता है, जिसके वजह से वहाँ पे कपड़े बनाने की फैक्ट्रियाँ वहाँ सबसे अधिक पाई जाती है। और यहाँ तक कि पूरे भारत का 25% सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना, सूती वस्त्र ये महाराष्ट्र में है बच्चे। इसलिए महाराष्ट्र के मुंबई को समझ लो सूती वस्त्र का मैनचेस्टर ही कहा जाता है। याद रखोगे तुम लोग। अब नेक्स्ट इसमें है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो पहले मैंने तुम्हें बताया था कि मुख्य तौर पे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों तक है। मैंने इसमें समझेंगे कि ये जो तमिलनाडु है उसके उत्तरी हिस्से को टच करेगा, समझ में आ गया ना। पूरा हिस्सा उसका टच नहीं करता, उत्तर के हिस्से तक आता है। और मुख्य तौर पे इधर कहाँ जाएगा? तो केरल जो मैंने बताया वो केरल के दाहिने हिस्से को टच करेगा, माने इसके भी ऊपरी हिस्से को मात्र ये टच करता है। तो पूरा टच नहीं करने की वजह से सिर्फ हम इसमें क्या रखेंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इसकी ढाल पश्चिम की ओर है, माने पूरब की ओर हाइट है और पश्चिम की ओर क्या है? मुड़ते चली गई है। कहता है इसके पूरब में कौन कौन है? तो महादेव की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ और मैकाले की पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी इसकी जो होती है वो नीमयगिरी या तथा महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है, पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीमयगिरी तथा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है, याद रखना तुम लोग। नेक्स्ट इसमें कहते हैं इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में सह्याद्री कहा जाता है। जो पश्चिमी घाट अभी हमने बताया था फिगर में, उस फिगर को पश्चिमी घाट को हम कौन से पर्वत के नाम से जाने हम लोग? सह्याद्री पर्वत के नाम से। कौन पर्वत? सह्याद्री, याद रखेंगे हम लोग। अच्छा, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर माने सह्याद्री पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, जिसे अनामुडी के नाम से भी हम जानते हैं। और ये अनाईमुडी जो है वह 2695 या कहीं कहीं 2692 मीटर भी देता है। यह जो दक्षिण में स्थित है, माने यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? अनामुडी या अनाईमुडी। ये कौन से पर्वत पे है? सह्याद्री पर्वत पे है, याद रखेंगे ना हम लोग। नेक्स्ट कहता है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अब उसी प्रकार सबसे नीचे की तरफ मैंने नीलगिरी की पहाड़ियाँ बताया था बच्चे,
जो देख लो यहाँ पे, ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों पर्वतों को जोड़ता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माने कौन सी है? दोदा बेटा। पूछता परीक्षा में दोदा बेटा क्या है, तो ये नहीं लिखना है कि दादा का बेटा है, ये क्या लिखेंगे? दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चे बोलो? 2670 मीटर। फिर कहता है कि नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत तथा कार्डामोम माने इलायची की पहाड़ियाँ हैं। तो इलायची की पहाड़ियाँ भी कहाँ पे है जी? नीलगिरी का जो पर्वत है ना उसके दक्षिण की तरफ इलायची की पहाड़ी। जो इलायची हम लोग खाते हैं बच्चे, अभी 4000-5000 किलो हो गया है, 5000 रुपये किलो। तो वो इलायची कहाँ से आता है? नीलगिरी की पहाड़ियों के हिस्से से आता है बच्चे, जहाँ पे इलायची की पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध शैलावास उद्गम मंडल माने ऊटी है। माने दक्षिण भारत में वो पर्वतीय स्थल जो समझो जो चट्टान पे स्थित है, और समझो कि दार्शनिक स्थल है, दार्शनिक नहीं भ्रमणशील स्थल है, लोग घूमने के लिए जाते हैं और यहाँ पिक्चर भी बनाते हैं कई सारे सब। तो यहाँ पर ये है कौन सा? ऊटी। ऊटी का नाम सुने हो तुम लोग? उटकमंड जो नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है, इसे तमिलनाडु की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहते हैं। उसी माने उटकमंड को ही या उद्गमंडल या उटकमंड या ऊटी, ये सब हम एक ही समझेंगे। आ रहा है समझ में ना? हाँ बच्चा, इलायची की खेती नीलगिरी पहाड़ी का दक्षिण हिस्से में इलायची की पहाड़ियाँ हैं, वहीं पे इलायची की खेती होती है। और यहाँ पे हाँ, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत कहाँ पे है बच्चे? याद करो, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। पूछे गुरु शिखर कौन है, तो ये मत बताना गुरु जी शिखर पे पहुँच जाते हैं तो गुरु शिखर कहलाते हैं, ये नहीं बताना है बच्चा। क्या बोलोगे तुम लोग? कि अरावली पर्वत जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत है, उसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है, जिसकी ऊंचाई है 1772 मीटर। अच्छा, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। अब दर्रे मैंने बताया था बच्चे कि दो प्रकार के पहाड़ हो, इस प्रकार की दो पहाड़ हो तो दोनों के बीच में जो रास्ता निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्रे बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये तीनों को याद रखोगे तुम लोग। कौन कौन? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। अच्छा, मुंबई से उत्तर पूर्वी दर्रे को, माने मुंबई से के उत्तर पूर्वी जो दर्रा है उसको हम थाल घाट कहते हैं। नीलगिरी के समीप के दर्रे को पाल घाट कहते हैं, और इन दोनों दर्रों के बीच के दर्रे को भोर घाट कहते हैं। तो दोनों याद रखोगे, तीनों याद रखो। मुंबई के उत्तर पूर्व में जो दर्रा है उसे हम क्या बोलेंगे? थाल घाट। और नीलगिरी के समीप जो दर्रा है उसे हम क्या बोलेंगे? पाल घाट। और इन दोनों दर्रों के बीच के दर्रे को क्या कहते हैं? भोर घाट। तो थाल घाट, भोर घाट और इसमें से पाल घाट ठीक से समझ गया क्या? अब कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में तटीय मैदान है। तटीय मैदान याद करो, फिगर से मैंने तुम्हें बताया था, मैंने उस मैदान का तट, ये एक प्रकार से अगर कहा जाए तो फिर से यहाँ देख लो बच्चे, यह जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, यह हिस्सा दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, यही तटीय मैदान है। समझ में आ गया ना? और ये इसको भी हम क्या बोलेंगे? तटीय मैदान कहेंगे। क्लियर है बच्चों?